डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर चैनल स्टडी विद आलोक। छात्रों, आज हम लोग ब्रिलियंट एकेडमी के इस फर्स्ट पेपर के चैनल पर बात कर रहे हैं। और देखिए, आज का जो विषय वस्तु है वो सोशल रिसर्च पर है। और सोशल रिसर्च में एक न्यू टॉपिक इस बार के सिलेबस में न्यू एनटीए ने ऐड किया है, वो है पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म। ठीक है ना, प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद। तो सबसे पहले हम लोग प्रत्यक्षवाद की बात कर लें कि वाकई में पॉजिटिविज्म क्या है। देखो, पॉजिटिविज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट है, वहां से स्टार्ट किया गया। ठीक है, समाज शास्त्र में इस पर बात किया गया था। और प्रत्यक्षवाद से जो डायरेक्ट मतलब हम लोग समझते हैं वो ये है कि निरीक्षण, प्रत्यक्षवाद से जो तात्पर्य है निरीक्षण, परीक्षण और इन विधियों का प्रयोग करके। देखो, दो तीन विधियां हैं यहाँ पर और उनको ध्यान रखना है आपको क्या क्या है, और उनको हम लोग फोकस करते हैं। एक तो बात हम कर रहे हैं निरीक्षण की। जब हम निरीक्षण, परीक्षण और निरीक्षण हो गया, परीक्षण हो गया और साथ ही साथ में प्रयोग एवं वर्गीकरण, अर्थात इनके आधार पर अगर हम कोई निष्कर्ष प्राप्त करते हैं तो वो हमारा प्रत्यक्षवाद कहलाता है। एक्चुअल में एक साइंटिफिक मेथड है। ठीक है ना, जैसे हम साइंस के अंदर में, नेचुरल साइंस के अंदर में किसी चीज को देखते हैं और देखने के बाद में क्या करते हैं, उसके आउटपुट को निकालने की कोशिश करते हैं। तो वो किस आधार पर करते हैं? निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण के आधार पर। ठीक है, तो उसको तो हम प्रत्यक्षवाद करते हैं। ये बात क्लियर हो गई कि प्रत्यक्षवाद क्या है, यानी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, जो जैसा है की व्याख्या करना। इसमें चाहिए की बात नहीं होती, जो जैसे है वैसे व्याख्या करना। देखो, सर्वप्रथम सामाजिक विचारक एक अगस्ट कॉम्ट महोदय थे। ठीक है ना, उन्होंने सबसे पहले क्या किया था कि प्रत्यक्षवाद का प्रयोग किया हुआ था। ठीक है ना, तो सबसे पहले अगस्ट कॉम्टे महोदय ने क्या किया कि प्रत्यक्षवाद की बात की थी। और दो प्रमुख पुस्तकें थी इनके पास में, एक द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलोसफी। ठीक है ना, ये 1842 में एक बुक लिखी थी, द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलोसफी। तो इसको याद रखिएगा, द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलोसफी 1842 में सबसे पहले उन्होंने इस प्रत्यक्षवाद का प्रयोग किया था। तो फर्स्ट पेपर के जो विद्यार्थी उनके लिए तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये पुस्तक लर्न करना। ठीक है, लेकिन एज ए सेकंड पेपर अगर कोई समाज शास्त्र पढ़ रहा हो और उसमें भी चूंकि सोशल रिसर्च आता है तो वहां पर तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि प्रत्यक्षवाद का सर्वप्रथम प्रयोग अगस्त कॉम्टे ने अपनी किस पुस्तक में की थी? तो द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलोसफी इसी में की थी। दूसरी एक पुस्तक दोबारा भी इन्होंने इसको प्रयोग किया हुआ, द सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी। ठीक है, एक दूसरी पुस्तक भी है, द सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी 1851। इस पुस्तक में भी उन्होंने प्रयोग किया था। इसीलिए अगर हम ये चीज फर्स्ट पेपर के आ सकता कि हु इज द फाउंडर ऑफ द पॉजिटिविज्म, कि कौन है फाउंडर पॉजिटिविज्म का, तो प्रत्यक्षवाद के जनक कौन है? वो आपके अगस्ट कॉम्टे जी हैं, उन्होंने प्रत्यक्षवाद का प्रयोग किया। अब एक सवाल यहाँ पर बन जाता है कि पॉजिटिविज्म एक्चुअल में क्या है। मैंने जो बताया कि पॉजिटिविज्म क्या है, क्या तो किसी भी घटना का, कोई भी घटना हो, कोई भी सामाजिक घटना हो, उसका निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग के द्वारा, वर्गीकरण के आधार पर अगर हम अध्ययन करते हैं तो इसको हम पॉजिटिविज्म कहेंगे। ठीक है, अब देखिए पॉजिटिविज्म का चरण क्या है, कैसे हम करते हैं, मतलब ये जान ले। तो कभी कभी सिंपल यही इतने आपके चरण आ जाते हैं और आपसे पूछे जाते हैं। तो पहला है कि विषय वस्तु या समस्या को चुनाव। सबसे पहले अगर हम पॉजिटिविज्म करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा कि विषय वस्तु या समस्या का चुनाव करना होगा कि एक्चुअल में समस्या क्या। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग बिना समस्या के ही समस्या बनाए, एक्चुअल में समस्या क्या वहां तक पहुंच ही नहीं पाते, तो समाधान तो दूर की बात है। तो नंबर एक ये है कि जो आपका विषय वस्तु है उसका चुनाव करना। दूसरी चीज है जो विषय वस्तु से संबंधित अवलोकन है, जो पुस्तकें हैं, निरीक्षण है, उनको करना। ठीक है, कि विषय वस्तु जो विषय से संबंधित अवलोकन है कि क्या इस पर और किसी ने स्टडी की है, यानी उससे संबंधित जो भी शोध ग्रंथ है उनका अध्ययन करना और उससे संबंधित जो भी निरीक्षण है उनको करना, घटनाओं का निरीक्षण करना ताकि तथ्यों को कलेक्ट किया जाए। फिर निरीक्षण करने के पश्चात, निरीक्षण किस तरीके से होगा? पॉजिटिविज्म, एकदम प्रत्यक्षवाद के आधार पर, और फिर एकत्रित तथ्यों का वर्गीकरण। अब आप उनका वर्गीकरण करेंगे और बाद में फिर उनका विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण करने के बाद में जो चीजें निकलेंगी वो आपका सामान्यीकरण हो जाएगा, अर्थात निष्कर्ष की प्राप्ति होगी और आप अपने प्रतिवेदन को अर्थात रिपोर्ट तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से आप 4 चरणों में करते हैं छात्रों। तो ये इसका स्टेप है। ठीक है ना, ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये स्टेप टू स्टेप है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है और पूछा गया भी है। ठीक है ना, तो चलिए देखिए अगले पार्ट पर देखेंगे कि प्रत्यक्षवाद कुछ एग्जम्पशंस हैं। ठीक है, तो क्या क्या एग्जम्पशंस हैं इसके प्रत्यक्षवाद के, उसको हम लोग बात करते हैं। मान्यताएं क्या है? देखो, प्रत्यक्षवाद अनुभव, इंपीरिकल पर आधारित है। अब देखो बात यहाँ पर आ रही, देखिए समाजशास्त्र भी देख लीजिए छात्रों, क्या है? इंपीरिकल स्टडी है, सैद्धांतिक है। ठीक है ना, ये व्यवहारिक विज्ञान नहीं है। इंपीरिकल मतलब अनुभव। अनुभव का मतलब हो गया कि जैसे अगर सपोज करिए हमने कोई घटना देखा तो उस घटना को हम भी देखते हैं
और कोई व्यक्ति और भी देखता है और हम भी कहते हैं यही बात है और वो भी यही बात करता है, अर्थात जब दोनों का अनुभव बराबर हो प्रत्यक्षवाद के आधार। अब कोई अलग व्याख्या कर रहा है, कोई अलग व्याख्या कर रहा है, वो नहीं होगा। जो सामने दिख रहा है उस आधार पर व्याख्या करना अर्थात प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित होता है। जैसे सामाजिक तथ्यों के बारे में डर्कहाइम ने कहा हुआ, दुर्खीम ने भी क्या कहा, प्रत्यक्ष जो सामाजिक तथ्य होते हैं उसमें बाह्यता और बाह्यता का गुण पाया जाता है। तो इसी आधार पर अगर हम लोग देखेंगे तो इसको हम प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित कहेंगे। पहली चीज एकदम क्लियर कट होना चाहिए। दूसरी चीज है कि वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होने का मतलब क्या हुआ कि हम निरीक्षण करेंगे, परीक्षण करेंगे, प्रयोग करेंगे, फिर वर्गीकरण करेंगे और फिर निष्कर्ष निकालेंगे। तो इसका मतलब हो गया सेकंड पार्ट है। तीसरे नंबर पर बात करें हम कि मात्रात्मक विधि का बल दिया जाता है। देखो ये जो प्रत्यक्षवाद है इसमें बेसिकली क्या होता है, क्वांटिटी पर ही फोकस होता, क्वालिटी पर फोकस नहीं कर पाता। ये इसकी एक सीमा के रूप में आ जाएगा क्वालिटी, लेकिन मात्रात्मक विधि पर फोकस्ड होता है। जो क्वालिटी मतलब जो क्वांटिटेटिव मेथड होता है उस पर फोकस रहता है। क्यों? क्योंकि वो हम क्वांटिटी के रूप में काउंट कर सकते हैं। क्वालिटी की बात है, ये तो अंडरस्टैंडिंग की बात होती है, ठीक है, कि क्या क्वालिटी है वो तो हम अंडरस्टैंडिंग पर करते हैं, ठीक है। तो ये उसकी सीमा के रूप में, तो यहाँ पर मात्रात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको फोकस करना है। ये आपका एग्जामिनेशन में आ सकता है, टेस्ट पेपर में भी आ सकता है। अगला इसमें कह रहा है कि वैज्ञानिक कार्य प्रणाली पर आधारित होता है, अर्थात धार्मिक, काल्पनिकता और दर्शन इन सबसे बहुत दूर होता है। दार्शनिक चिंतन इनका इसमें कोई भी ऑर्थोडॉक्स है, इस सब प्रकार की बातों का इसमें कोई भी स्थान नहीं होता। जो जैसा है उसको वैसे ही वैज्ञानिक तरीके से कार्य प्रणाली पर आधार पर अर्थात निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग के आधार पर ही इसको देखा जाता है। और देखिए लक्ष्य इसके अगले स्टेप पर देखेंगे कि यह उपयोगितावाद पर आधारित होता है। उपयोगितावाद इसमें क्यों कहते हैं, क्यों भी यूटिलिटेरियन इस मेथड को क्यों कहते हैं भाई, क्योंकि उसके पीछे रीजन क्या है, इसमें नॉलेज का सामाजिक पुनर्निर्माण में सहायक होता है। इससे जो ज्ञान प्राप्त होता है जब भी हम सोशल रिफॉर्म करते हैं, ठीक है, तो वहां पर इसका उपयोग होता है, इसीलिए इसको उपयोगितावाद पर आधारित भी मानते हैं। तो ये इसके एब्जम्पशंस कुछ रहे जिनको हमने डिस्कस किया, तो एक बार अच्छे से बैक रिमाइंड करके इसको देख लेंगे और इनको नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट लेकर के भी अपने पास में रख सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये पार्ट हो गया। दूसरा, अब हम लोग इसके अगले स्टेप पर बात करें कि क्या है कि प्रत्यक्षवाद की क्या सीमाएं हैं जिसकी वजह से न्यू पोस्टिविज्म, नव प्रत्यक्षवाद आया, या इसको हम पोस्ट पॉजिटिविज्म भी कहते हैं, अर्थात उत्तर प्रत्यक्षवाद भी कहते हैं। तो सीमा क्या है, क्या लिमिटेशंस ऑफ पॉजिटिविज्म है, देखते हैं। देखो ये केवल मात्रात्मक विधि का प्रयोग संभव है, इसमें केवल मात्रात्मक विधि का प्रयोग संभव है, क्योंकि जो चीज सामने दिख रही है वही कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ कि एक बार एक बहस चली हुई थी कि सत्य क्या है, वास्तविकता क्या है, जो सामने दिख रहा है वो वास्तविकता है या जो मन में घटित होता वो है। तो मन में जो घटित होता वो तो गुणात्मक विधि का होता है, तो यहाँ गुणात्मक विधि का प्रयोग नहीं हो पाता, केवल मात्रात्मक विधि का प्रयोग होता है। ये इसकी लिमिटेशन से पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यही एग्जामिनेशन में पूछी जाएगी छात्रों, इसलिए इस पे जरूर फोकस रखिएगा, ठीक है। मतलब प्रत्यक्षवाद जो होता है वो मतलब क्वांटिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव नहीं हो पाता, ठीक है। तो पहली एग्जाम्पशन समझिए, मतलब एक लिमिटेशन। सेकंड नंबर पे देखो कि सामाजिक घटनाएं प्रकृति में परिवर्तनशील होते हैं। भाई जो हम सोशल चेंजेस की बात कर रहे हैं, एक्चुअल में क्या होता है, व्यक्ति के नेचर को ही देख लीजिए, आज ऐसा है कल को दूसरा हो गया, प्रोफेसर हो गया तो दूसरा हो गया। तो जो सामाजिक घटनाएं, सोशल चेंज है, सोशल सिचुएशंस हैं, ये टाइम टू टाइम चेंज होती रहती, परिवर्तनशील होती रहती। तो जब परिवर्तनशील है तो उनके द्वारा जो निष्कर्ष निकाला गया है वो एक जैसा नहीं होता, समय, देश, काल, परिस्थितियों के अनुसार अलग हो जाता है। इसीलिए ऐसे में हमें गुणात्मक अध्ययन करने की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रत्यक्षवाद गुणात्मक नहीं कर पाता, केवल मात्रात्मक विधि का अध्ययन कर पाता। तो एक समस्या यहाँ पर आ गई, क्योंकि सामाजिक घटनाएं प्रकृति में परिवर्तनशील है, ये भी एक लिमिटेशन है, इस प्रकार की स्टडी वो करने में संभव नहीं है। तीसरी देखिए नेक्स्ट बात है सार्वभौमिकता की समस्या। घटनाओं का एक जैसा कारण नहीं है, मतलब एक ही घटना के लिए भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं, ठीक है ना, भिन्न भिन्न प्रकार के समाधान हो सकते हैं। एक ही जैसी समस्या का समाधान एक ही जगह पर नहीं हो पाता। कारण है घटनाओं की प्रकृति भी डायमेंशनल है, वो चेंजेबल है, और साथ ही साथ में भिन्न भिन्न घटनाओं के लिए विभिन्न कारक रिस्पॉन्सिबल है, और एक कारक नहीं है, उसके लिए बहुत सारे आउटर फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल है। तो इस वजह से भी वहां पर जिम्मेदार, देखो प्राकृतिक विज्ञान में क्या है, H2O मिला देते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर सर्कमस्टेंसेस चेंज हो जाती हैं तो वही चीजें मिलाने के बाद में कोई और भी रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए चेंजिंग सार्वभौमिकता की समय यूनिवर्सलिटी की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से भी जो प्रत्यक्षवाद है वो पूर्ण रूप से अध्ययन नहीं कर पाता। और इस बात की शुरुआत भी देख लीजिए, कहीं ना कहीं प्रत्यक्षवाद जब आगे बढ़ जाता है तो आगे चल करके मैक्स वेबर क्या कहता है, वस्तेहन मेथड की बात करता है। वो कहता है कि जो घटनाएं हैं, वास्तविकता क्या है, वास्तविकता मनुष्य के अंदर में जब भी सोशल एक्शन करता है व्यक्ति, तो देखने वाले को तो यह लगता है कि सोशल एक्शन कर रहा है, सामाजिक से, लेकिन वास्तविकता क्या है,
वो उसके मन के अंदर में घटित होती है कि वास्तव में क्या है। और अगला लास्ट पॉइंट जो इसका आ जाता है कि भाषाई सार्वभौमिकता की बात की जा रही है, ठीक है ना। भाषाई सार्वभौमिकता एक ही मतलब भाषाई सार्वभौमिकता की भी समस्या है। मान लीजिए हमने कहा कि मन में खिचड़ी पक रही है, तो उस खिचड़ी का सीधा अर्थ होता है कि जो किचन में पकती है, लेकिन एक खिचड़ी होती है मन के अंदर में भी पकती है, ठीक है ना। तो वहां पर एक कूटनीति की बात हो जाती। तो शब्द एक है लेकिन उनके डिफरेंट डिफरेंट अर्थ हैं, तो इस प्रकार से भी समस्या हो जाती। तो अगर आप कोई शब्द कह रहे हैं तो उसके अर्थ मतलब रात कितनी सुहावनी है या रात कितनी काली है, इसका अर्थ भिन्न भिन्न लोगों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से होगा। तो वास्तविकता वही समझ पाएगा जो उसको एनालिसिस करेगा कि वास्तव में उसकी व्याख्या क्या है। तो यहाँ पर ये इस प्रकार से कुछ इसके लिमिटेशंस रहे जिनको प्रत्यक्षवाद नहीं कर पाता है, ठीक है। तो इसके भी स्क्रीनशॉट लेकर के रखेंगे छात्रों, और ये भी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसमें कोई भी सवाल पूछा जाएगा तो आपको आंसर देना है, अच्छे से समझ गए। अब अगले पॉइंट पर आप देख लीजिए, इसमें अगला कहेंगे उत्तर प्रत्यक्षवाद की पोस्ट पॉजिटिविज्म, यानी पॉजिटिविज्म के अगेंस्ट एक नई प्रक्रिया स्टार्ट हुई जिसको हम पोस्ट पॉजिटिविज्म कहते हैं। अगर हम पोस्ट पॉजिटिविज्म की बात करें तो उत्तर प्रत्यक्षवाद क्या है, तर्क के साथ साथ एक्चुअल में क्या है, पॉजिटिविज्म में केवल लॉजिक चलती है, रीजनिंग चलती है, कारण कार संबंध स्थापित किए जाते हैं बस केवल। लेकिन इसमें तर्क के साथ साथ जो सामूहिक अनुभव है उसको भी जोड़कर समस्या का समाधान किया जाता है, अर्थात इसमें इंपीरिकल स्टडी भी की जाती है। अब सामूहिक अनुभव का मतलब ये हो गया, कैसे सामूहिक अनुभव, अर्थात उनकी मानसिक व्याख्या भी की जाती है, ठीक है, मानसिक व्याख्या। इसमें इस बात पर विश्वास किया जाता है कि वैज्ञानिक जो पद्धति है, जैसे मान लीजिए सपोज करिए हम किसी समस्या का समाधान कर रहे हैं वैज्ञानिक आधार पर, और हम अपनी समस्या का जो दिन प्रतिदिन के आधार पर भी जो उस समस्या का समाधान कर रहे हैं, वो विधियां क्या है, वो दोनों विधियां समान ही है, अर्थात उसमें कोई अंतर नहीं। बस केवल अंतर अगर वैज्ञानिक तर्क और सामान्य ज्ञान में जो कॉमन सेंस है अपना, अगर उसमें कोई अंतर है तो बेसिकली अंतर केवल डिग्री का है, अर्थात मात्रा का अंतर होता है छात्रों। अर्थात जब हम अपनी किसी समस्या के, जैसे एवरीडे लाइफ में आप देख लीजिए, फेनोमेनोलॉजी को देख लीजिए, प्रघटना शास्त्र में, उसमें हम अपने दिन प्रतिदिन की समस्याओं का, तो क्या हम अपनी समस्याओं का जो समाधान करते हैं क्या उसमें रीजनिंग नहीं लगाते, उसमें तर्क नहीं लगाते हैं? डेफिनेटली लगाते हैं। या आप कोई मान लीजिए सपोज करिए कि आप कोई रिसर्च करने चल रहे हैं, तो रिसर्च करने के पहले जो हाइपोथेसिस बनाते हैं, वही हाइपोथेसिस क्या है, कॉमन सेंस है। आप उस कॉमन सेंस से एक हाइपोथेसिस बनाते हैं और फिर बाद जा करके उसका निरीक्षण परीक्षण के आधार पर उसको प्रूव करते हैं। तो एक्चुअल में ज्यादातर सिचुएशन में क्या होता है कि हम जो अपनी हाइपोथेसिस बनाते हैं और वो लगभग उसी के अनुसार उसको अप्रूव हो जाती, लेकिन कभी कभी समटाइम्स अप्रूव नहीं भी होती है, ठीक है ना, लेकिन ज्यादातर अप्रूव्ड हो जाती है। तो इसी आधार पर कहा गया कि हम अपने जीवन की जो समस्याएं हैं उसको भी तर्क के आधार पर करते हैं, और बीच बीच में फिर तर्क सही भी करते हैं। सेम इन द मैनर वहां पर भी है कि हम बाद में क्या है उस पर अप्रूवल ले लेते हैं, लेकिन कॉमन सेंस के माध्यम से हम स्वयं क्या करते हैं, अपनी हाइपोथेसिस बनाते हैं। तो केवल मात्रा का अंतर है, रीजनिंग दोनों में लगती है, तर्क दोनों में लगता है छात्रों, ठीक है। तो एक पार्ट ये हो गया। इस प्रकार देखा जाए तो उत्तर प्रत्यक्षवाद के अनुसार सभी अवलोकन अस्थिर हैं। अब और देखा जाए कि उत्तर प्रत्यक्षवाद है उसके अनुसार जो भी अवलोकन है वो क्या है, अस्थिर है। क्यों? घटनाएं प्रकृति में परिवर्तनशील है। सभी अवलोकन अस्थिर का मतलब हो गया घटनाएं प्रकृति में क्या है, अस्थिर है, और उसमें विभिन्न प्रकार की कमियां हैं, इसमें विभिन्न प्रकार की कमियां भी रहते हैं, और सभी सिद्धांत पुनः प्रयोज्य भी हैं। सभी सिद्धांत पुनः प्रयोज्य का मतलब हो गया रीयूजेबल, ठीक है, इसको फिर से बनाने की आवश्यकता होती है, ठीक है, मतलब इनको फिर से बार बार उनको देश काल परिस्थितियों के अनुसार चेंज करने की आवश्यकता है। अब एक सवाल बनता है कि उत्तर प्रत्यक्षवाद, आप तो समझ गए कि उत्तर प्रत्यक्षवाद क्या करते हैं, अर्थात प्रत्यक्षवाद क्या करता है, जो जैसा है वैसा रहे, मतलब जो सामने दिखता है वो सत्य है। और उत्तर प्रत्यक्षवाद क्या कह रहा है कि जो चीजें मन के अंदर में, वास्तविकता क्या है, जैसे आप लोगों ने एक एडवर्टीजमेंट बहुत पहले आता, बेटा मन में लड्डू फूटा, तो इसका मतलब सामने एक्शन कुछ और कर रहा है, लेकिन उसके मन में जो चल रहा है एक्चुअल मीनिंग वो होती है, सत्यता क्या होती। तो इस आधार पे आप अच्छे से समझ गए कि क्या। अब ये कुछ मान्यताएं, कुछ एग्जाम्पशंस हैं, उस पर बेस्ड होता है पोस्ट पॉजिटिविज्म। तो क्या है, यह मात्रात्मकता है के साथ साथ गुणात्मक विधियों के प्रयोग को भी फोकस करता है। मतलब प्रत्यक्षवाद मात्रात्मक पर ही केवल फोकस करता था, लेकिन यहाँ पर मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक विधियों का भी प्रयोग होता है, ठीक है। तो देखिए ये सबसे बड़े एक प्लस पॉइंट हो गया पोस्ट पॉजिटिविज्म, ये क्वांटिटेटिव के साथ साथ में क्वालिटेटिव मेथड पर भी फोकस करने का काम करता है। अच्छा, दूसरी चीज है कि वास्तविकता निर्वचनात्मक ज्ञान पर आधारित,
जो वास्तविकता होती है, जो लोग आपस में बात करते हैं, उनके निर्वचनात्मक यानी इंटरप्रिटेशन ज्ञान पर होती है। जैसे ब्लूमर कहता है, मीड कहता है कि जब दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं तो उनकी व्याख्या करने के बाद, उनके निर्वचन इंटरप्रिटेशन करने के बाद में वास्तविकता क्या है तब पता चल पाता है। ठीक है ना, वास्तविकता बाद में पता चलता, ऐसे तुरंत पता नहीं चलता। तो एक पॉइंट ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक मतलब नेक्स्ट कह रहा है कि यह सामान्य ज्ञान तर्क भी वैज्ञानिक विधि के समान है। मतलब इसमें कहा जाता है कि जो हम लोग कॉमन सेंस यूज करते हैं वो केवल ऐसे नहीं कि कॉमन सेंस उसमें तर्क नहीं हो, कॉमन सेंस में डिग्री की केवल कमी रहती, वो भी वैज्ञानिक विधि के ही तरह होता है। ठीक है ना, वैज्ञानिक विधि के सामान्य प्रयोग की तरह ही होता है, इस पर फोकस करता है। ठीक है ना, तो उत्तर प्रत्यक्षवाद क्या करता है, कॉमन सेंस को जो आपका इंटरप्रिटेशन होता है उसको भी महत्व प्रदान करता है। ठीक है, तो इस तरीके से छात्रों पार्ट कंप्लीट होता है। अच्छा, ये पार्ट तो मतलब प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद से संबंधित जो भी सवाल आएंगे आई होप आप अच्छे से इसको कर पाएंगे। ठीक है ना, अब आप देख लीजिए कि एक्चुअल में ये इसकी शुरुआत क्यों हुई। एक्चुअल में जब भी हम साइंटिफिक रिसर्च की बात करते हैं तो प्रत्यक्षवादी तो होना पड़ता है, लेकिन मैं आपको मैक्स वेबर के भावनाओं में समझा देता हूँ उन्होंने अपनी थ्योरी क्या कही है। एक्चुअल में होता क्या है छात्रों कि जब हम रिसर्च करने जाते हैं तो जब रिसर्च की विषय वस्तु चुनना होता है, ठीक है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उत्तर प्रत्यक्षवाद को फोकस कर सकते हैं, अर्थात ऑब्जेक्टिविटी की जगह पर सब्जेक्टिविटी को अपना सकते हैं। ठीक है ना, मात्रात्मक का मतलब क्या होता है, इसको ऑब्जेक्टिविटी यानी प्रत्यक्षवाद किस पर आधारित होता है, ऑब्जेक्टिविटी, और जबकि उत्तर प्रत्यक्षवाद है उसमें ऑब्जेक्टिविटी तो रहती है लेकिन साथ साथ सब्जेक्टिविटी भी रहती है, गुणात्मक विधियों का प्रयोग होता है, यानी ये मूल्योन्मुखी हो सकता है। ठीक है, इसमें मूल्य को भी वैल्यू दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर ये वैल्यू न्यूट्रल होता है। ठीक है, प्रत्यक्षवाद वैल्यू न्यूट्रल होगा और जो उत्तर प्रत्यक्षवाद है वैल्यू ओरिएंटेड होगा। तो ये बात एकदम क्लियर कर लीजिए। तो ये आपका क्यों वैल्यू ओरिएंटेड होगा, क्योंकि छात्रों कोई भी व्यक्ति अपनी संस्कृति से प्रभावित होता है, देश काल परिस्थितियों से संबंधित होता है, इसी आधार पर ये होता क्या है, इसमें चीजें दोनों को लेकर के चलनी, यानी क्वालिटेटिव के साथ साथ क्वांटिटेटिव, अर्थात ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव दोनों देखना। ऑब्जेक्टिव कहां तक रहे, देखो सब्जेक्टिव कहां तक रहता है, सब्जेक्टिव वहां तक केवल रहता है जहां तक व्यक्ति अपने सब्जेक्ट का चुनाव करता है। तो सब्जेक्ट का चुनाव करना आप सब्जेक्टिव हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद में क्या होता है, जब आप उस पर वर्क करने लगते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव होना पड़ेगा। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। और कुछ प्रश्न होंगे, उस प्रश्न के आधार पर आप समझ लेंगे कि कैसे क्या करना है। नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग बात करेंगे आज हम लोग अनुसंधान के चरण पर भी बात करने चल रहे हैं। ठीक है, स्टेप्स ऑफ रिसर्च इस पे भी करेंगे, तो थोड़ा सा और मेहनत करिए हमारे साथ में और देखिए कि क्या चीजें। तो आज हम लोग अनुसंधान के चरण पर भी बात करने चल रहे हैं, थोड़ा सा समय कम है छात्रों, इसलिए फटाफट बढ़ते रहेंगे। कोर्स भी बहुत ज्यादा है, मेरा कोर्स भी बहुत ज्यादा है। तो आइए इसको देख लेते हैं कि स्टेप्स ऑफ रिसर्च क्या है। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आता, मतलब आप हमेशा फिक्स मान के चलो यहाँ से क्वेश्चन आना। तो ये मैं कुछ स्टेप बता दे रहा हूँ, बाकी आगे चल करके क्या करना होगा छात्रों, आपको इस पर डिटेल भी स्टडी कराऊंगा। तो आज फर्स्ट नंबर पॉइंट पे पहला पॉइंट, और इसको ये देखिए कि ये एक क्रोनोलॉजिकली फॉर्म है, पहले ये होगा, देन उसके बाद सेकंड नंबर होगा, देन उसके बाद में थर्ड नंबर होगा, मतलब ये एक फ्लो चार्ट में से जाएगा। ठीक है ना, मतलब आप इसको जानिएगा कि एक स्टेप है, इसमें स्टेप ये ब्रेक डाउन नहीं होने पाए, 1 to 1 करके स्टेप 1 to 1 करके जाएगा। अब आप देखिए अनुसंधान के चरणों की अगर बात की जा रही है तो स्टेप्स ऑफ रिसर्च में फर्स्ट नंबर पर कि समस्या का चुनाव। जब भी कोई भी व्यक्ति अगर रिसर्च करना चाह रहा है तो उसको क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले उसके सब्जेक्ट मैटर को जो भी है, सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, जो सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, चाहे समस्या का चुनाव भी कह सकते हैं, चाहे हम समस्या का चुनाव या चयन या उसको परिभाषित करना, तो सबसे पहले हमें समस्या या विषय वस्तु का चुनाव करना होता है। पहला स्टेप यही होता है अनुसंधान का पहला चरण। ठीक है, दूसरे नंबर पर क्या होता है कि समस्या से संबंधित साहित्य का निरीक्षण, यानी रिव्यू ऑफ लिटरेचर। भाई आप रिसर्च करने जा रहे हैं तो सबसे पहले ये भी तो पता करेंगे कि इसके पहले इस पर कौन कौन से रिसर्च हो चुका है और लोगों के क्या कमियां रह गई, किन पर लोगों का ध्यान नहीं गया, तो आप उसको स्टडी करें। और साथ ही साथ में अगर कुछ द्वितीयक डेटा है तो वहां से आपको उपलब्ध मिल जाएंगे। ठीक है ना, या वो देश काल परिस्थितियां कौन सी, अब देश काल परिस्थितियों में क्या परिवर्तन हो गया, तो इसका मतलब समस्या के चयन के पश्चात हमें क्या करना चाहिए, समस्या से संबंधित साहित्य का निरीक्षण करना चाहिए। स्टेप में तीसरे नंबर, जब आपको एक आइडिया लग गया कि साहित्य से संबंधित बातें आ गई और अपना विषय क्षेत्र का निर्माण आपने कर लिया, यानी इसके बाद में अगर समस्या से संबंधित साहित्य का निरीक्षण कर लिए तो अब इसी दौरान एक आपको काम करना होता है कि परिकल्पना का निर्माण करना होता है। ठीक है, परिकल्पना, हाइपोथेसिस बनाना होता है। ठीक है, टू परफॉर्म हाइपोथेसिस। और हाइपोथेसिस का मतलब ये हो गया कि आप किस प्रकार के शोध विकल्प का निर्माण करेंगे, कौन सी विधियों का प्रयोग करेंगे, किन लोगों को डेटा के रूप में, कहां से डेटा, प्राइमरी डेटा होगा, सेकेंडरी डेटा होगा और विषय वस्तु कहां पर है, इतनी चीजों का अध्ययन
भी आप करेंगे, यानी 3 स्टेप्स तो आपका परिकल्पना निर्माण में होता है। तो परिकल्पना जो होती है एक पूर्व यानी असत्यापित, एक प्रकार का असत्यापित कह लीजिए कि पूरी हाइपोथेसिस मतलब एक शोध प्रबंध होता है। एक असत्यापित मतलब जो सत्यापित नहीं है और ऐसा शोध प्रबंध वो आपका परिकल्पना कहा जाता है। ठीक है, तो उसके बाद में इसी परिकल्पना के अंतर्गत कई चीजें आ जाती हैं, जैसे शोध अभिकल्प यानी रिसर्च डिजाइन। किस प्रकार की रिसर्च, वर्णनात्मक है, विवरणात्मक है, मतलब डिस्क्रिप्टिव है या एक्सप्लोरेटरी है या एक्सपेरिमेंटल है। अब आपको यहाँ विकल्प जो दिए गए हैं उसी के अनुसार आपको करना होगा। उसके बाद में शोध विधियां, भाई रिसर्च मेथोडोलॉजी कौन सी यूज कर रहे हैं, मेथोडोलॉजी क्वेश्चनायर यूज कर रहे हैं आप या इंटरव्यू ले रहे हैं, इंटरव्यू शेड्यूल है, क्वेश्चनायर शेड्यूल है ना, तो या मान लीजिए कि कहीं कहीं पर प्रत्यक्ष अवलोकन कर रहे हैं, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, किस प्रकार की मेथोडोलॉजी यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, वो सब सारा कंपैरेटिव कर रहे हैं, हिस्टोरिकल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं उसको आपको यहाँ पर शोध विधियां क्या क्या प्रयोग कर रहे हैं। आंकड़ों का संकलन, उसके बाद में जब उस विधि का निर्माण हो गया तो आप चले जाते हैं सीधा फील्ड वर्क में, और फील्ड के बाद में उसमें जाकर के डेटा कलेक्शन करना काम शुरू करते हैं। तो डेटा कलेक्शन का काम यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पर आ जाता है, आंकड़ों का संकलन करते हैं। और आंकड़ों के संकलन के बाद में आंकड़ों का फिर वर्गीकरण होता है। जो आंकड़ा लेकर के आते हैं उनको कौन सा मेल है, फीमेल है, फिर उसके बाद में एजुकेशन मतलब जो है लिटरेट है कि इलिटरेट है, रूरल है, अर्बन है, इसको क्लासिफाइड करने का काम करते हैं। ठीक है ना, विभिन्न वर्गों में अपने हिसाब से जैसा आपका विषय वस्तु रहता है उसी हिसाब से उसको क्लासिफाइड करते हैं, वर्गीकृत करने का काम करते हैं। अब वर्गीकरण के बाद में फिर क्या होता है, फिर वर्गीकरण के बाद में फिर आप क्या करते हैं, वर्गीकरण के पश्चात में जब आप क्लासिफिकेशन कर लेंगे तो फिर उन आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे। ठीक है ना, विश्लेषण यानी एवरेज निकालेंगे, ठीक है, साथ में कोरिलेशन करने का काम करेंगे, और उस आधार पर फिर जब ये एवरेज निकल जाएगा तब आप उसी के आधार पर सामान्यीकरण करेंगे, अपनी एक हाइपोथेसिस मतलब जो है जनरलाइजेशन करेंगे, सामान्यीकरण करेंगे, कोई नए सिद्धांत का निर्माण करेंगे, और साथ ही साथ अपने रिपोर्ट या प्रतिवेदन को तैयार करेंगे। ठीक है, अपनी रिपोर्ट यानी अपने प्रतिवेदन को तैयार करने का काम करेंगे। तो ये स्टेप हो गए। इस स्टेप में से छात्रों कोई ना कोई आप मान के चलिए कि आपको ये स्टेप से एक क्वेश्चन यहाँ पर बनना है। ठीक है, तो अब इस स्टेप को आप एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लें, ये स्टेप आपको आना ही आना है। ठीक है, अच्छा चलिए अब देखें नेक्स्ट इससे एक इसमें जो समस्या का चुनाव है, इस समस्या के चयन से संबंधित हम कुछ लोग बातें करने चल रहे हैं। और आज डिटेल देखो, आगे चल करके हमें इस पे सब पे डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, ये सब डिटेल में पढ़ना है, और साथ ही साथ में ये भी पढ़ना है कि रिसर्च जो होता है, रिसर्च मतलब एक अच्छे शोधकर्ता के क्या गुण होते हैं, समस्या के लिए क्या मतलब इंपॉर्टेंट होता है, सब 1 to 1 करके बताएंगे। ठीक है ना, लेकिन अभी आप इस पे 1 to 1 करके समझेंगे। तो पहला वाला पार्ट हम लोग देखते हैं, थोड़ा फोकस करते हैं कि समस्या के चुनाव, अगर समस्या का हम चुनाव करने चल रहे हैं, जैसे कई लोग हमसे फोन करके भी पूछते हैं कि सर हमारा रिसर्च टॉपिक क्या होना चाहिए। तो रिसर्च टॉपिक मतलब हम किस समस्या का चुनाव करने, हमारा टॉपिक क्या हो। ठीक है, तो क्या क्या रिसर्च अनुसंधान करता जो रिसर्चर है उसको किस चीज पे फोकस करना चाहिए। तो पहली चीज लोग हमसे पूछते हैं, लेकिन एक्चुअल में उनको अपने आप से सबसे पहले पूछना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें शोधकर्ता की रुचि, अगर हम बताएंगे तो मेरी रुचि जिसमें होगी वही हम बता पाएंगे, आपकी रुचि किसमें है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पहली चीज है कि अनुसंधान की जो विषय वस्तु है उसमें शोधकर्ता की रुचि अवश्य होनी चाहिए, पहला पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरी चीज है कि शोधकर्ता को विषय की प्रासंगिकता को भी ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, यानी रिलेवेंसी, आप कोई ऐसी विषय वस्तु का अध्ययन करने चल रहे हैं जो रिलेवेंट ही नहीं है वर्तमान संदर्भ में। ठीक है, उसकी कोई उपयोगिता नहीं है, प्रासंगिकता मतलब उसका क्या उपयोग करेंगे उसको। ठीक है, तो अगर वो रिलेवेंट है, वर्तमान में चल रहा है, तब हम उसका अध्ययन करें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो तमाम हिस्टोरिकल स्टडी लोग कर लेते हैं केवल इस बात को जानने के लिए। तो भाई ज्ञान का समाजशास्त्र केवल बनाने से नहीं मतलब, यहाँ मतलब ये हो जाता है कि उसकी प्रासंगिकता वर्तमान में है या नहीं है। ठीक है, और अगर लोगों को नहीं पता है प्रासंगिकता तो आपको उसको जस्टिफाई करना होगा कि ये वास्तव में हमारा विषय वस्तु इसलिए महत्वपूर्ण है, उसको अपने उद्देश्य में लिखना भी होता है। ठीक है, तो ये आपका बी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो, इसमें अगला कह रहा है अवधारणाओं के सूचक, मापन, विधियां, संकेत आदि स्पष्ट होने चाहिए। आप अवधारणाओं में जो भी कॉन्सेप्ट है उसमें उसका क्या मतलब है, जो टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं, जो मापन की विधियां, वो जो संकेतक यूज कर रहे हैं, इनका सबका स्पष्ट और क्लियर कट मीनिंग आप पहले से ही बता दें, ये स्पष्ट होना चाहिए। अन्यथा आप शब्द कुछ और कह रहे हैं, इसका मतलब कुछ और निकल जाए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर देख लीजिए, यहाँ पर कह रहा है कि अनुसंधानकर्ता को आंकड़े एकत्रित करने की विधियां एवं स्थान को सुनिश्चित कर लेना चाहिए। तो जो अनुसंधान करता है वो आंकड़े एकत्र करने की क्या क्या विधियां होती हैं, क्या स्थान होता है, उसको सुनिश्चित करना होगा। ठीक है, तो एक स्टेप ये भी बन जाता है हमारा, एक अगला स्टेप हो जाता है।
कि कहाँ पर हम जाएंगे, कौन सी विधि का उपयोग करेंगे और हमारे लिए जो फील्ड क्षेत्र है वो क्या होगा। तो इतनी चीजों का अध्ययन करना आवश्यक है। नेक्स्ट देखिए, अनुसंधान समस्या से संबंधित नैतिक मुद्दों एवं उनके समाधान को पहले से सोच रहे हैं। अगर हम रिसर्च कर रहे हैं, कोई मुद्दा अगर सामने आ जाता है, किसी बात को कोई चीज कर रहे हैं, तो उनको हमें पहले से ही करना चाहिए कि ताकि किसी को ठेस ना पहुंचे। तो नैतिक मुद्दा जो एथिकल इश्यूज होते हैं उनको हमें पहले से रिजॉल्व कर लेना चाहिए। तो ये सब हमें कार्य को अपने रिसर्च के विषय वस्तु को सुनिश्चित करने के पहले हमें इतनी बातों पर फोकस करना होगा। ठीक है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छा है, इसको तैयार करके रखें, क्योंकि जब क्वेश्चन आते हैं वहां पर और अगर आप इन प्रकार की बातों को कभी सोचे नहीं है, सोचा था कि नहीं है, तो एक्चुअल में टाइम क्या होता है वहाँ छात्रों होता क्या, प्रश्न बड़े आसान रहते हैं। जब आप वहां से आते हैं कहते हैं इसका तो ये आंसर, इसका तो ये आंसर, इसको तो ये होना चाहिए, अब हमारा दिमाग काम कर रहा है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि जब आप एक बार अच्छे से पढ़े होते हैं, बातें किए रहते हैं, सुने रहते हैं, तो आप अपने आप एक आइडिया लगता है कि हाँ ये सही होगा या नहीं होगा। क्योंकि देख ही रहे हैं कि प्रश्न किस तरीके से जटिल आता है। उसमें कहता है कि 4-5 चीजें, समस्या के चुनाव से संबंधित अनुसंधानकर्ता को निम्न में से कौन सी बात का ध्यान रखना नहीं होगा या कौन सी बात ध्यान रखना होगा। अब उसमें दो तीन पॉइंट दे दिए उठा करके, अब पूछ रहा है 1 2 3 सही है, 2 3 4 सही है, ऐसे करके दे देता है। ठीक है, केवल एक सही है, सभी सही है, ऐसा करके दे दिया। तो अब आप इसको समझ गए। चलिए अब हम लोग एक लास्ट स्टेप पर आज डिस्कस कर लेते हैं, बाकी के बाद में कल हम लोग इसको नेक्स्ट अगले स्टेप पर करेंगे कि अनुसंधान विषय के प्रकार हैं। जो अनुसंधान रिसर्च आपने जो चूज किया है, जो अनुसंधान समस्या चूज की है, वो कितने प्रकार की हो सकती है। देखो कुछ लोग क्या होते हैं कि सैद्धांतिक समस्या या विषय वस्तु का चुनाव करते हैं। सैद्धांतिक मतलब किसी सिद्धांत को लेकर के, कोई थ्योरी है, कोई कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो उसमें क्या समस्या, क्या बदलाव। सपोज करिए सोशल चेंज को लेकर के अगर आप कोई थ्योरी दे रहे हैं, तो वो थ्योरी क्या है, वो सैद्धांतिक समस्या है। ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने रिसर्च की बात की है, तो सैद्धांतिक हो सकती है। समटाइम्स क्या होता है कि व्यवहारिक समस्या होती है, कोई व्यवहारिक समस्या विषय वस्तु होती है। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम कह सकते हैं, मान लीजिए कि हम परिवार नियोजन से संबंधित ग्रामीण महिलाओं के मनोवृत्तियों का अध्ययन कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये व्यवहारिक अध्ययन है। ठीक है ना, कि वो उनकी क्या चीजें हैं, क्या समस्याएं हैं, तो व्यवहारिक समस्याओं का अध्ययन अर्थात उनके एप्टीट्यूड को जानने की कोशिश कर रहे हैं। सर्वेक्षण संबंधी समस्याएं, अगर हम किसी को सर्वे करने चल रहे हैं, ठीक है, तो उसमें किस प्रकार की समस्याएं आ रही, किस प्रकार की दिक्कतें आती हैं, और ऐसा हमारा अनुसंधान जुड़ा हो तो उसको सर्वेक्षण समस्या है। एक और भी आ सकता है कि सहसंबंधात्मक समस्याएं। सहसंबंधात्मक मतलब कारण कार्य संबंध स्थापित, कि जो समस्या है इसका क्या कारण है, ठीक है, और उसके प्रभाव क्या क्या है, इस प्रकार से सहसंबंध, ठीक है, स्थापित करने के आधार पर कि इस समस्या का यही संबंध है। जैसे मान लीजिए सपोज करिए अगर हमने कहा कि गंदी बस्तियां जब बढ़ती हैं तो बाल अपराधी बढ़ते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सहसंबंधात्मक, यानी कारण कार्य संबंध के आधार पर, यानी किसी घटना का क्या क्या कारण हो सकते हैं, इस आधार पर हम अध्ययन करना, अर्थात एक्सप्लोरेटरी मेथड को हम अपनाएंगे। ठीक है ना, अन्वेषणात्मक मेथड को अपनाने का काम करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या है कि प्रायोगिक समस्याएं। कभी कभी क्या होता है कि प्रायोगिक समस्याएं भी आ जाती हैं प्रैक्टिकली आधार पर। ठीक है, कि किसी जगह पर कोई प्रैक्टिकल किया गया, अर्थात कुछ जैसे मान लीजिए एडवर्टीजमेंट किया गया और उसका क्या कोई डेवलपमेंट प्रोग्राम बना, ठीक है, और उसके बाद में फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन किया गया, तो क्या क्या समस्याएं आई। तो इस प्रकार की अगर हम स्टडी करते हैं, ऐसे विषय वस्तु को चुनाव करते हैं, तो फिर वो प्रायोगिक समस्याओं के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से छात्रों ये हम लोगों का आज का पूरा पार्ट रहा। आई होप कि जो अगर आप लोग इसको 1 से 2 बार सुनेंगे, समझेंगे अच्छे से, और इसका स्क्रीनशॉट ले करके और हमारे साथ में बैठ करके आप नोट भी बनाए करिए। ठीक है, आधे घंटे की मेहनत आप हमारे साथ में बैठ करके करिए डेली टू डेली स्टेप में, और तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और साथ ही साथ में जो छात्रों कम से कम 1 से 2 बार सुनने के बाद में कल इस पे टेस्ट पेपर भी बनेगा, जो अभी तक की इस वीक में आपने जो कुछ भी पढ़ा है उस पर टेस्ट पेपर भी बन रहा है, तो अच्छे से टेस्ट पेपर को दीजिए और उसमें अच्छे स्कोर करिए। स्कोर करने के बाद में लाइव तुरंत लिखिए, टेस्ट पेपर जैसे डिस्पैच हो आप पास पहुंचे और आप तुरंत उसको सॉल्व करके आधे घंटे 45 मिनट के अंदर में अगर अपलोड करते हैं तो माना जाएगा कि आपने अपने स्वयं से उसको अध्ययन किया हुआ है, स्वयं से अच्छे से देखा और उसके बाद में उसको तुरंत सॉल्व किया हुआ है, और उसके कुछ देर बाद घंटे 2 घंटे या शाम तक आपका आंसर भी आ जाता है, उसको मैच करिए। ठीक है, और उसके बाद में उसको जो गलतियां हुई उसको सुधारिए, मतलब जो है उसको तैयार करिए। धन्यवाद छात्रों।